देश के विभिन्न हिस्सों से आए हुए राइटर्स, थिंकर्स, आयोजन से जुड़े हुए सभी सम्मानित महानुभाव, देवियों, सज्जनों, मित्रों और बच्चों, सबसे पहले मैं इस लिटरेचर फेस्टिवल में आए हुए सभी अतिथियों का और पार्टिसिपेंट्स का हृदय से स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। हमारी संस्कृति में कहा गया है कि विद्वत्त नृपत्वचम नैव तुल्यम कदाचन स्वदेशे पूज्यते राजा विद्वान सर्वत्र पूज्यते। विद्वान को देश के भीतर और पूरी दुनिया में सम्मान मिलता है और ऋग्वेद में तो यहाँ तक कह दिया गया कि देवानाम सख्यमप सेदिमा वयम, हम विद्वानों से ही मैत्री करें। विद्वानों के सत्संग के लिए कश्मीर लिटरेचर फेस्टिवल के आयोजन से जुड़े सभी साथियों को मैं हृदय से साधुवाद देना चाहता हूं। मैंने लिटरेचर पढ़ा नहीं, पढ़ाई इंजीनियरिंग की, पेशा दूसरा हो गया। लेकिन जब हम पढ़ते थे, चाहे वो मैथमेटिक्स हो, साइंस हो या इंजीनियरिंग हो, तो इनके सिद्धांतों पर आधारित ऐसे डिजाइन डेवलप करने की कोशिश करते थे, ऐसे सॉल्यूशंस विकसित करने की कोशिश करते थे, ऐसे प्रोडक्ट्स और स्ट्रक्चर बनाने का प्रयास होता था जो समाज के समग्र विकास की गति को तेज कर सके। सामान्य तौर पर यह धारणा भी है कि इंजीनियर का बनाया सॉल्यूशन या स्ट्रक्चर समाज की स्थिरता और गतिहीनता दोनों को मदद करता है, समाज को प्रगतिशील बनाता है और सामान्य नागरिकों की क्वालिटी ऑफ लाइफ भी सुनिश्चित करता है। लेकिन मैं समझता हूं कि एक राइटर के द्वारा शब्दों का जो स्ट्रक्चर बनता है वो समाज की चेतना पर चोट करता है और उसके नए आइडियाज, नए दृष्टिकोण, नई कल्पना उनको दे करके वो जीवंत बनाने का प्रयत्न करता है। तो अगर सही में विचार करें तो राइटर भी एक इंजीनियर है, लेकिन वह मैथ साइंस के लेबोरेटरी की बजाय अस्तित्व की लैब में सीखने की कोशिश करता है। मैं समझता हूं कि एक राइटर, एक थिंकर की थ्योरी भी थोड़ी भिन्न होती है, अलग होती है। वह अस्तित्व के बगीचे से ऐसे शब्द चुनता है जैसे माली बगीचे से फूल चुनता है। और इसलिए अगर इतिहास में झांकें तो जितने भी राइटर और थिंकर हुए हैं, उन्होंने अपनी कल्पना और आइडिया से बराबर समाज को नई दिशा दी है, एक नया मार्गदर्शन प्रदान करने का काम किया है। व्यक्तिगत रूप से देखा जाए तो साहित्य में मेरी भी रुचि है। मैं कहूं कि साहित्य आता हो या ना आता हो, लेकिन साहित्य से प्रेम और रुचि मेरी भी है। स्कूल के दिनों से ही अनेक भारतीय और विदेशी लेखकों की किताबों को पढ़ा है, उन्होंने प्रभावित भी किया है। विशेष रूप से भारत के वैदिक साहित्य का जो निचोड़ था, जिसे अनेक विदेशी राइटर्स ने सरल और सहज भाषा में लिखा था, उन्होंने एक पूरी जनरेशन के चित्त पर बहुत गहरा प्रभाव डाला है। उनमें से एक राइटर हैं, आप में से अनेक लोग जानते होंगे, मेबल कॉलिंस राइटर थी, जिन्होंने 1885 में
एक छोटी सी किताब लिखी, लाइट ऑन द पाथ। 30-35 पन्नों में उन्होंने कुछ सूत्र लिखे थे और जिसका पहला सूत्र मैं उद्धृत करना चाहूंगा, किल आउट एम्बिशन बट वर्क एज दोज वर्क हु आर एम्बिशियस। महत्वाकांक्षा को मार दो, खत्म करो, लेकिन उन लोगों की तरह काम करो जो वास्तव में महत्वाकांक्षी है। मेबिल का संदेश यही था कि व्यक्तिगत लाभ की इच्छा को समाप्त कर दो, लेकिन एक महत्वाकांक्षी व्यक्ति के समान समर्पण और प्रतिबद्धता के साथ काम करो और पूरी तरह निस्वार्थ हो, तथा जिसमें काम के प्रति प्रेम और सेवा का भाव भी शामिल है। मेबिल की किताब लाइट ऑन द पाथ ने समाज की चेतना पर बड़ा गहरा प्रहार किया है। उनके शब्दों ने निस्वार्थ सेवा, सेल्फलेस सर्विस को बड़ी तरजीह दी है, ताकि जीवन का कण-कण, जीवन का क्षण-क्षण राष्ट्र निर्माण के लिए समर्पित हो सके। मुझे एक छोटी सी कहानी ध्यान में आ रही है। एक बार एक बड़े पराक्रमी सम्राट ने अपने राज्य के सभी लेखकों, राइटर्स और चिंतक, थिंकर्स को बुलाया और कहा, मुझे 2-4 ऐसी लाइनें लिख करके दे दो जो मेरे लिए ज्ञान सूत्र का काम करें जीवन भर, और मैं जब खुश रहूं, खुशी में उदास और उदासी में सुखी हो सकूं, ऐसी पंक्तियां लिख करके हमें सूत्र के रूप में दे दो। लोग बड़े परेशान हुए, खासतौर से राइटर्स और थिंकर्स हैरान भी थे। महीनों सोच विचार चलता रहा, लेकिन उन्हें कोई ज्ञान सूत्र हाथ नहीं लग रहा था। तो बाहर करके एक बड़े बुजुर्ग से राइटर थे, उनके पास गए और उनको अपनी चिंता बताई। बुजुर्ग राइटर ने उन्हें देख कर हंसना शुरू किया और उन्हें कहा कि तुम लोग स्वयं इतने दुखी हो तो ज्ञान सूत्र कहां से मिलेगा तुम्हें। फिर उन्होंने कागज पर 4 शब्द लिख करके उनको दे दिया, दिस 2 small shall pass। ये 4 शब्द लिख करके उनको एक कागज पर पकड़ा दिया। वो राइटर और थिंकर सम्राट के पास गए और वो कागज दे दिया था। सम्राट उस सूत्र को पढ़ करके हंसने लगे और फिर दोबारा रोने लगे, फिर हंसना शुरू कर दिया और फिर रोना भी शुरू कर दिया, क्योंकि जब वो हंस रहा था तब उसे याद आया कि दिस 2 shall pass। और फिर वो दूसरी अवस्था में आ गया। जब रोने लगा तो फिर वो उसे याद आया कि दिस 2 shall pass, वो अभी बीत जाएगा, और वो हंसना भी शुरू कर दिया हो रहा था। या फिर जब शिल्प शास्त्र की रचना हुई थी तो समकालीन विश्व में कौन सा प्रसिद्ध ग्रंथ लिखा गया था। जब ये कॉम्पैरेटिव स्टडीज, तुलनात्मक अध्ययन से एक बात तो स्पष्ट हो जाती है कि अध्यात्म और साहित्य में भारत की बराबरी का दावा दुनिया का कोई दूसरा देश नहीं कर सकता। 11वीं शताब्दी में जब कल्हण राजतरंगिणी लिख रहे थे और नन्या आदि कवि तेलुगु में महाभारत का ट्रांसलेशन कर रहे थे, उस समय विश्व के अन्य भागों के साथ वेस्टर्न वर्ल्ड में उनके समकालीन कोई ऐसी महत्वपूर्ण रचना आपको नहीं मिलेगी। लोग कहते हैं कि साहब ठीक है, भारतवर्ष का इतिहास बहुत समृद्ध था, लेकिन हमें अतीत में जाने की जरूरत क्या है, हमें तो वर्तमान देखना चाहिए। मैं मानता हूं कि अगर अतीत समृद्ध था और उस अतीत से प्रेरणा लेकर हमारी नई पीढ़ी के युवा राइटर्स से ऊंचाई पर ले जाने की कोशिश करें
तो स्थितियों को तेजी से बदला जा सकता है। मेरा विश्वास है कि भविष्य में आगे बढ़ने के लिए हमें अपनी जड़ों की ओर जरूर लौटना होगा, विचार करना होगा। मैं संक्षेप में जरूर ये आपसे कहना चाहता हूं कि पिछले 4-5 वर्षों में किताब, लिटरेरी फेस्टिवल, संगीत या इस तरह के आयोजन जम्मू कश्मीर में भी बड़ी संख्या में पिछले 5 वर्षों में हो रहे हैं। प्रबुद्ध जनों से बराबर ही आग्रह किया जाता है कि इस तरह के फेस्टिवल की परंपरा और बढ़नी चाहिए। हर वर्ष 2-3 उत्सव महत्वपूर्ण हो रहे हैं। हम लाइब्रेरी में भी मैं देख रहा हूं बच्चों की भीड़। जम्मू कश्मीर के अलग अलग हिस्सों में वो यूथ सेंटर्स हो या बसोहली का उत्सव हो, अनेक इस तरह के कार्यक्रम ये फिर से सांस्कृतिक विरासत को पुनर्जीवित करने में योगदान दे रहे हैं। इंडियन क्लासिकल म्यूजिक से युवा पीढ़ी को जोड़ने का प्रयत्न भी प्रारंभ हुआ है। मैं साहित्य और संस्कृति को समाज का असली खजाना मानता हूं और मैं चाहता हूं कि नई पीढ़ी उसी भाव से साहित्य और कला से तेजी से जुड़े। मुझे एक और छोटी सी कहानी बहुत प्रिय है, इसलिए मैं 2 मिनट में सुनाऊंगा। मैं समझ रहा हूं कि बोर में ज्यादा कर रहा हूं, लेकिन एक दिन अकबर ने तानसेन से कहा, भाई तुम्हारे गाने को जब भी मैं सुनता हूं तो ऐसा लगता है कि तुम्हारे जैसा गाने वाला शायद इस पृथ्वी पर कोई नहीं है, क्योंकि तुम जहां पहुंच गए हो वहां तक तो शायद कोई दूसरा पहुंच नहीं सकता। लेकिन फिर भी मन में ख्याल आता है कि तानसेन, तुमने भी तो किसी से सीखा ही होगा, तुम्हारा भी तो कोई गुरु होगा। कौन है तुम्हारा गुरु? कभी मुलाकात करा सकते हो? तानसेन ने कहा, महाराज मेरे गुरुजी हैं और सच कहूं तो मैं तो गुरु के चरणों की धूल भी नहीं हूं, लेकिन मुलाकात में बड़ी भारी कठिनाई है, क्योंकि गुरुजी कभी राज दरबार नहीं आएंगे और न ही हमारे कहने पर आएंगे, न ही हमारे कहने पर गाएंगे। उनसे अगर मिलना है तो चोरी छिपे ही मिला जा सकता है। तय किया दोनों ने, राजा ने और तानसेन ने, अकबर ने और तानसेन ने, कि चलिए गुरुदेव को मिलते हैं। तो एक रात यमुना के किनारे अकबर और तानसेन छिप कर जाकर के बैठ गए। भोर हुई तो तानसेन के गुरु संत हरिदास ने गाना प्रारंभ किया। जब तक संत हरिदास गाते रहे तब तक अकबर और तानसेन दोनों की आंखों से आंसू लगातार गिरते रहे। दोनों में से किसी ने भी एक शब्द बोलने का साहस नहीं किया। उसके बाद वापस लौटने लगे। राजमहल के पूरे रास्ते दोनों रोते हुए वापस लौटे, लेकिन आपस में कोई बात नहीं हुई। गेट पर जब दोनों अलग अलग हुए तब अकबर ने एक सवाल किया, तानसेन तुम अपने गुरु की तरह क्यों नहीं गा सकते हो? तो तानसेन ने कहा, महाराज इसका जवाब बड़ा सीधा और स्पष्ट है। मैं कुछ पाने के लिए गाता हूं और मेरे गुरु ने सब कुछ पा लिया है और कभी पाने के लिए वो गाते नहीं है, इसलिए उनसे मिलना। यह भारतवर्ष संत हरिदास जैसे महान संत एवं कलाकारों की भूमि है। यह उनकी परंपरा का प्रतीक है। इस परंपरा को आगे बढ़ाने और उसे शिखर पर पहुंचाने का काम राइटर्स का, थिंकर्स का, संगीत प्रेमियों का, यह बड़ी जिम्मेदारी है इस पीढ़ी पर। एक और बात, चूंकि कार्यक्रम श्रीनगर में है तो मुझे लगता है कि आप लोगों से एक निवेदन करना मैं अनिवार्य समझता हूं। यहाँ के नैरेटिव को दुरुस्त करने का काम भी आप ही जैसे लोगों का है। दशकों तक, लंबे समय तक
मैनिपुलेटेड नैरेटिव यहां चलाया गया, जानबूझ करके चलाया गया। तभी जुबान में लेखक और मीडिया के लोग मिलते हैं, इस बात को स्वीकार भी करते हैं, जो कहते हैं साहब सीमा पार का भय है। ये भी स्वीकार करते हैं कुछ वहां से भी चलाया जाता है और सीमा पार से चलाए गए नैरेटिव को घाटी में प्रमोट करने की कोशिश होती है। यहाँ कश्मीर घाटी के भीतर टेरर इकोसिस्टम से जुड़े हुए कुछ ऐसे तत्व थे, कम है लेकिन अभी भी कुछ हैं, जो नैरेटिव को कंट्रोल करने की कोशिश करते हैं, कंट्रोल करते भी हैं। उस इकोसिस्टम को काफी हद तक समाप्त करने में सफलता मिली है, लेकिन अभी भी कुछ ऐसे तत्व बचे हैं जो आतंकवादी गुटों के नैरेटिव को आगे बढ़ाने का प्रयत्न भी करते हैं, सामान्य नागरिक को बरगलाने की कोशिश भी करते हैं। कुछ हैं लोग जिन्हें कश्मीर की तरक्की से दिक्कत है। अब मुझे लगता है कि कश्मीर का आम आदमी इस खेल को समझ गई है और 22 अप्रैल के बाद जिस तरह से गांव, शहर, कश्मीर के कोने कोने से लोग निकले, स्वतः निकले, किसी का उसमें कोई कहे कि हमने निकलवाया तो वो झूठ के अलावा कुछ नहीं है। स्वतः स्फूर्त स्पॉन्टेनियस लोगों ने आतंकवाद का, पाकिस्तान के कृत्य का विरोध किया। आम जनता और युवा दोनों इस बात को जानते हैं कैसे तमाम अफवाहें मैनिपुलेटिव नैरेटिव के जरिए गुमराह लंबे समय तक किया गया, कोशिश फिर हो सकती है। ऐसे तत्वों का आवाम में कोई स्थान नहीं होना चाहिए और मुझे भरोसा है कि जिस दिन प्रबुद्ध जन, खासतौर से साहित्य जगत से जुड़े, संगीत से जुड़े तत्व, युवा पीढ़ी, प्रबुद्ध जन फोर्सेस के साथ ये तय कर लेंगे तो जो ये बचे खुचे अवशेष हैं ये भी पूरी तरह समाप्त हो जाएंगे। मैं आप सबसे आग्रह करूंगा, निवेदन करूंगा कि इस पर आपका योगदान बड़ा आवश्यक है। गिरधर राय का नाम हिंदी में जिसकी रुचि होगी उसने कभी सुना होगा। 1922 में 2 लाइन की कविता लिखी उन्होंने। कविता पढ़िए, मैं 2 लाइन पढ़ रहा हूं। पानी बाढ़े नाव में, घर में बाढ़े दाम, दोनों हाथ उलीचिए यही सज्जन को काम। ये लिखा किसके लिए उन्होंने? एक बनारस में भारतेंदु हरिश्चंद्र जी होते थे, हिंदी साहित्य के बड़े विद्वान पुरोधा थे। उनके पूर्वजों के पास अपार दौलत थी, लेकिन उनको दौलत से कोई प्रेम नहीं था। कोई अच्छी किताब लिखने वाला, कोई कविता लिखने वाला मिल जाए तो भारतेंदु हरिश्चंद्र जी मुक्त हस्त से उसको इनाम देते थे। दोनों हाथ से लुटाते लुटाते अब उनके पास पैतृक एक हीरे की बहुमूल्य अंगूठी रह गई थी। तो उनके दोस्तों ने उनको समझाया कि अब ये किसी कवि या लेखक को अंगूठी पहनाने की गलती मत करिएगा। एक दिन ब्रजभाषा के कवि काशी आए थे और भारतेंदु हरिश्चंद्र के पास चलकर उनके घर पहुंच गए और ताजा ताजा लिखा हुआ छंद उनको सुनाने लगे। घर में कुछ था ही नहीं, तो भारतेंदु हरिश्चंद्र ने वो अंगूठी निकाली और वो अंगूठी इनाम में उनको दे दिया। एक मित्र ने कहा कि आपने क्या किया? बाप दादाओं की आखिरी निशानी भी आपने नहीं रखी। तो भारतेंदु हरिश्चंद्र ने बड़े सहज भाव से कहा कि धन की सहज वृत्ति यह है कि वह या तो खाता है या खाया जाता है। राइटर और थिंकर की भी सबसे बड़ी निशानी यही है
कि शब्दों के अलावा उन्हें और कोई वस्तु न भाव लगती है न मोल लगती है, और यही उनका सबसे बड़ा गुण है जिसने सभ्यता को अब तक बचा के रखा है। मशहूर लेखक ई.बी. वाइट को 1971 में अमेरिकी सरकार ने साहित्य का राष्ट्रीय पदक दिया था। सितंबर 1973 में स्पेन मैगजीन में उनका भाषण प्रकाशित हुआ। ई.बी. वाइट ने लिखा था कि एक राइटर का सबसे प्रमुख कर्तव्य है कि वह उड़ान भरे, और दूसरा कर्तव्य है कि साहस के साथ उस उड़ान में दूसरों को भी साथ लेकर के आए, और उसका तीसरा कर्तव्य है कि वह निराशा की स्थिति में भी समाज में आशा बनाए रखे। चौथा काम यह है कि इंसान की आस्था को भी जीवित रखे। मेरी भी आप सब राइटर्स और थिंकर्स से यही अपेक्षा है, निवेदन है। अंत में अपनी बात समाप्त करने से पहले मैं उपस्थित सभी राइटर्स, थिंकर्स से ये निवेदन करना चाहूंगा कि समाज की जीवंतता में आप उजाले की तरह काम करते हैं। आपकी लेखनी, आपके विचार, इनके अलावा समाज को राह दिखाने वाला दूसरा कुछ इससे प्रभावी हो नहीं सकता है। आप न केवल इस महान राष्ट्र की पहचान है, उसके इतिहास, उसके मूल्यों को भी आप अभिव्यक्ति देते हैं। समाज की सामूहिक स्मृति को भी संरक्षित रखने में आपका बड़ा योगदान है। ये बहुत बड़ी जिम्मेदारी का काम है, और मैं चाहूंगा कि निष्पक्षता से आप अपनी इस जिम्मेदारी को निभाएं। नई पीढ़ी को अपनी बौद्धिक और भावनात्मक गहराई की विरासत जाने से पहले जरूर सौंप के जाएं, ताकि ये हमारी परंपरा आने वाले समय में भी कायम रहे। फिर से आयोजन से जुड़े सभी साथियों के प्रति हृदय से कृतज्ञता ज्ञापित करते हुए तो पांडे जी तो समाप्ति कर देना चाहिए। मैं आप सबको हृदय से धन्यवाद देते हुए अपनी बात पूरी करता हूँ। और दिनकर जी की कविता याद आ गई, पांडे जी उसको पढ़ देना। स्वानों को मिलता दूध वस्त्र भूखे बालक कुलाते हैं, माँ की हड्डी से चिपक ठिठुर जाड़े की रात बिताते हैं। युवती के लज्जा वसन भेद जब ब्याज चुकाए जाते हैं, मालिक तब तेल फूलेलों में पानी सा द्रव्य बहाते हैं। पानी सा द्रव्य बहाते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।